चलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। न्यू सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। चलो, न्यू सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट एफएम 50 मार्क्स का। और 50 मार्क्स का क्या है आपका? एसएम। अब एफएम और एसएम 50 मार्क्स 50 मार्क्स इस तरीके से ये आपका 100 मार्क्स है। दिस इज फुल प्रैक्टिकल। दिस इज थियोरटिकल। थियोरटिकल मतलब केस स्टडी बेस आएगा आपका ये वाला जो है ना, ये काफ़ी स्कोरिंग है। आपका ये जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है ना, ये काफ़ी स्कोरिंग है। ऐसा नहीं है कि ये स्कोरिंग नहीं है, ये भी स्कोरिंग है। बट अपने को पता है कि थियोरी कितना पसंद आता है, तो उस हिसाब से ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। बट प्रैक्टिकल में आपको बहुत मज़ा आ जाएगा। इसका दो बेस्ट पार्ट है। ये सब्जेक्ट का ना दो बेस्ट पार्ट है। द बेस्ट फर्स्ट बेस्ट पार्ट इज़ कि जो कंटेंट है ना, वो कॉस्टिंग जैसा नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है। ना ही एडवांस अकाउंट जैसा है। दूसरा, जैसे एडवांस अकाउंट्स में एवरेज 30 टॉपिक्स, अगर एक एक एएस को एक एक टॉपिक कंसिडर किया जाए तो उसी तरीके से ये एफएम में ना टोटल देर आर 7 टॉपिक्स। एक मैं आपको ना दिखाता हूँ बुक। ये क्लास का बुक है जो शायद सबके पास होगा। देर आर 7 टॉपिक्स, 1 2 3 4 5 6 7। और आप आईसीआई के मॉड्यूल में देखोगे ना, देर विल बी आई गेस 9। फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर नहीं है वो, बिकॉज इट इज़ थियोरी। सर थियोरी नहीं करेंगे क्या? थियोरी भी करेंगे, बट आपको ना वो हमेशा हमेशा ऑप्शन में आएगा एक थियोरेटिकल क्वेश्चन, तो उसको हम ऑप्शन में डाल देंगे। बाकी का ये 7 टॉपिक पढ़ लोगे ना, तो आपका पूरा का पूरा अटेंड हो जाएगा पेपर। सेम पैटर्न रहेगा हमारा टीचिंग का, सेम सेम सेम। यू हैव टू मेंटेन 2 बुक्स। एक बुक किसके लिए होगा? थियोरी के लिए होगा, और एक बुक होगा आपका प्रैक्टिकल के लिए। थियोरी में सब सारे कॉन्सेप्ट्स लिखेंगे, सारे फॉर्मूलाज लिखेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी होगा कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिखेंगे। और आपको एक क्वेश्चन बुक जो दिया है, उसके सारे सोल्यूशंस होंगे इस प्रैक्टिकल बुक में। आपका ये जो प्रैक्टिकल बुक होगा, ये सीरियली नंबर्ड होगा। इसको आप नंबरिंग करोगे 1 2 3 4। यहाँ पर है ना, बस एक चीज़ रह गया है। जैसे आपके कॉस्ट के बुक में था, जैसे आपके एडवांस अकाउंट्स के बुक में था, यहाँ पर टाइप नंबर और पेज नंबर नहीं आया था। मे बी वो नेक्स्ट टाइम जब रीप्रिंट होगा तब मैं उसको करवा दूंगा, बट अभी के लिए नहीं है आपके पास जो बुक आया है। ठीक है, तो वहाँ पर ना प्लीज़ रिलीजियसली पेज नंबर टाइप नंबर ना एक ही बार में लिख देना पूरा। एक ही बार में लिख देना, मतलब मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे इसमें भी लिखा हुआ नहीं था, ये मैंने ना बट लिख दिया। आप एक एक बार लिखने को बैठोगे ना तो बहुत कंटाल आएगा। हर एक के बाजू में ना टाइप नंबर पेज नंबर लिख देना। पैटर्न सेम होगा। हम लोग क्या करेंगे, सारे टॉपिक को ना, ये पूरे टॉपिक को ना अलग अलग कैटेगरी में बांटेंगे। अलग अलग कैटेगरी में बांटेंगे, वो कैटेगरी में बांटने से ना वो टॉपिक बहुत आसान होता जाएगा। और ये एफएम जो है ना, इट इज़ फार्मूला ड्रिवन, मतलब बहुत सारी चीज़ों का ना फार्मूला पढ़ना है आपको। एंड वेरी 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 इंटरेस्टिंग टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, मज़ा आएगा करने की। द मेन सक्सेस of costing, advanced accounts and FM is doing multiple questions. डूइंग मल्टीपल क्वेश्चन, याद रखना मैडम। हम लोग जितना ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं ना, उतना ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा। जी, कॉन्सेप्ट समझने के लिए ना 2 3 4 5 क्वेश्चन इज इनफ। बट वो कॉन्सेप्ट समझने के बाद जब आप बाकी के और 40 50 क्वेश्चन करते हो ना, तब जाके आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है। तो हर एक टॉपिक के अंदर ना एवरेज 50 क्वेश्चन है, एवरेज 50, और हम लोग हर एक करेंगे। बट अब क्लास में हर क्वेश्चन करना पॉसिबल नहीं होगा, तो इसलिए जो सिमिलर क्वेश्चन होगा ना, वो क्या रहेगा आपका? होमवर्क रहेगा। ठीक है, चलो। तो आप लोग भी बुक ओपन कर लेना, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं यहाँ वहाँ का। सीधा चलते हैं टॉपिक की तरफ। लोग सीधा चलते हैं टॉपिक की तरफ। मालूम है, सीधा चलते हैं हम लोग टॉपिक की तरफ। कर लो जल्दी जल्दी। सुन लेना। जैसा हम लोग ने हर सब्जेक्ट का शुरुआत किया था, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? नहीं याद आ रहा सर। इसमें प्लीज बड़े फॉन्ट में लिखना। बड़े फॉन्ट में लिखना।
एक बार जरा इंडेक्स में हम लोग देखते हैं अब। सर इंडेक्स में क्या क्या टॉपिक है इधर एक बार देख लो। एक बार टॉपिक का ओवरव्यू देता हूँ आपको। सबसे पहला क्या है आपका, रेशियो एनालिसिस। क्या है आपका टॉपिक का नाम, रेशियो एनालिसिस। सेकंड, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सर रेशियो एनालिसिस में क्या होगा, जीपी परसेंट कैसा निकालते हैं, एनपी परसेंट कैसा निकालते हैं, उसी के साथ में करंट रेशियो बाय एनी चांस सुना होगा तो, डेट इक्विटी रेशियो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। मतलब यहाँ पर ना सारे रेशियोज हम पढ़ने वाले हैं। वो क्यों पढ़ने वाले, वो रेशियो का क्या इंपॉर्टेंस है वो भी पढ़ने वाले इस टॉपिक के अंदर। सेकंड टॉपिक क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सेकंड टॉपिक है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैपिटल लेने के लिए, कैपिटल मतलब सर पैसा लेने के लिए कुछ तो खर्चा होता है क्या, हाँ सर होता है। अगर आप डिबेंचर होल्डर से लोगे ना तो सामने कुछ तो मांगेगा, वो क्या मांगेगा, इंटरेस्ट मांगेगा, तो वो कंपनी के लिए क्या बन गया, कॉस्ट बन गया। थर्ड क्या बोला, कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर, सर कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब आपके पास टोटल कैपिटल जो है ना वो 50 लाख का है। ये 50 लाख जो पैसा है ये इस किस किस फॉर्म में है, इक्विटी के फॉर्म में है, प्रेफरेंस के फॉर्म में, डिबेंचर्स के फॉर्म में, उसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर। लेवरेज, लेवरेज इसमें 3 टाइप के लेवरेज है, बहुत इजी, बहुत ही छोटा टॉपिक है ये। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इसका और एक नाम था पहले कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और ये दो टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे इसमें। ऐसा नहीं है कि सर फर्स्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, सेकंड इंपॉर्टेंट नहीं है, आता तो सबसे ही है, बट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना 5 और 7 है। नेक्स्ट टॉपिक इज 6, डिविडेंड डिसीजन। तो डिविडेंड कितना देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए, अगर डिविडेंड देंगे तो मार्केट प्राइस क्या होगा, अगर डिविडेंड दे रहे तो क्या होगा, नहीं दे रहे तो क्या होगा, उसका डिस्कशन यहाँ पर होगा, डिविडेंड का डिसीजन। नेक्स्ट इज योर मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसके अंदर टोटल 4 यूनिट्स हैं। मैं आपको बता दूँ ना, मेन तो फर्स्ट और सेकेंड ही है, थर्ड और फोर्थ में इतना कुछ ज़्यादा, सॉरी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में ज़्यादा कुछ है भी नहीं, आप देखोगे ना हार्डली 2 पेज का है ये, हार्डली ये 2 पेज का है। क्लियर। तो हम लोग सबसे पहला शुरू करने वाले हैं विथ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आपका चैप्टर नंबर 2। ठीक है, आ जाओ आप लोग कॉन्सेप्ट बुक में। प्लीज़ यूज़ डिफरेंट कलर्ड पेन, बुक बहुत अच्छे से मेंटेन करना। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। चलो आप लोग बताओ, कैपिटल, कैपिटल क्या होता है, जो थोड़ा बहुत मालूम है आपको। जो कंट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट, कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनर्स, मतलब पार्टनरशिप फॉर्म के एंगल से बोल रहे हो, या शेयर होल्डर ने जो पैसा दिया उसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल। शेयर होल्डर ने जो पैसा दिया हम लोग उसको बोलते हैं कैपिटल। अच्छा, इक्विटी ने पैसा दिया क्या, उसको भी कैपिटल बोलेंगे। प्रेफरेंस ने दिया उसको भी कैपिटल बोलेंगे। अच्छा, डिबेंचर होल्डर्स ने पैसा दिया क्या, उसको भी कैपिटल बोलेंगे, क्या उसको भी कैपिटल बोलेंगे। तेजस डाउट में, तेजस बोल रहा है कि यस, अब बोल रहे नो, तो बोल रहा है मैं बोलूँ कि नहीं बोलूँ। हमने लोन लिया तो क्या बोलेंगे हम, कैपिटल नहीं। सुन लेना, कैपिटल मतलब सबसे पहला तो हम लोग ये नहीं बोल रहे शेयर कैपिटल, हम कैपिटल मतलब ये बोल रहे हैं कि सर जो पैसा लेके आप बिजनेस करते हो ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल। जो पैसे से आप बिजनेस करते हो ना वो क्या होता है आपका, कैपिटल। मुझे बताओ, शेयर कैपिटल ने पैसा दिया, वो पैसा लेके हम बिजनेस करते हैं तो वो कैपिटल का हिस्सा है। शेयर कैपिटल प्रेफरेंस है किसी ने भी दिया हो। उसी तरीके से अगर डिबेंचर होल्डर ने भी पैसा दिया तो वो पैसा भी लेके हम क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो वो भी आपका कैपिटल का हिस्सा है, तो वो भी आपके कैपिटल का हिस्सा है।
आपने बैंक से लोन लिया ना, वो भी आपके कैपिटल का हिस्सा है। तो मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स एंड लोन, ये चारों को ना एक कॉमन नाम दिया गया है, वो है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल, सर कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब कि कितना पैसा आपने बिजनेस में लगाया, कितना पैसा आपने बिजनेस में लगाया। ट्रस्ट मी, वेरी 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 इजी टॉपिक, बहुत आसान टॉपिक है। तो सबसे पहला होता है कैपिटल। कैपिटल मतलब सर कौन लोग आ गए इसमें? चार लोग आ गए, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर्स एंड लोन। बैंक लोन्स वगैरह कहाँ से भी लोन लिया हो। अच्छा, ये सारे लोगों को हमको कुछ ना कुछ इन रिटर्न देना पड़ता है क्या? देना पड़ता है क्या? जैसे सुनो ना, इक्विटी शेयर होल्डर ने अगर पैसा दिया तो उसको क्या देना पड़ता है? इक्विटी डिविडेंड देना पड़ता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने पैसा दिया होगा तो उसको सामने क्या देना पड़ता है? प्रेफरेंस डिविडेंड देना पड़ता है। अगर हमने डिबेंचर से पैसा लिया होगा तो इंटरेस्ट देना पड़ता है। अगर हमने बैंक लोन से पैसा लिया होगा तो इंटरेस्ट देना पड़ता है। ये जो कंपनी दे रहा है ना सामने, समझो एग्जाम्पल लोन लिया है, एग्जाम्पल 10 लाख रुपीज का, और 1 लाख रुपीज इंटरेस्ट दे रहा है, तो कितना परसेंट दे रहा है? कितना परसेंटेज दे रहा है? 10%। 10 लाख का लोन लिया और 1 लाख का इंटरेस्ट दे रहा है, एग्जाम्पल है। 10 लाख का लोन लिया और 1 लाख का इंटरेस्ट दे रहा है पूरे साल में। 1 लाख का इंटरेस्ट दे रहा है, तो कितना परसेंट इंटरेस्ट दे रहा है? 10%। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे मालूम है? कि कंपनी के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%। कंपनी के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब सर, वो कैपिटल लेने के लिए कंपनी का खर्चा कितना आ रहा है मालूम है? 10% आ रहा है। ये क्लियर है क्या? अच्छा, पूरे एफएम में ना एक पार्ट है कैलकुलेशन, दूसरा पार्ट है एनालिसिस। एक पार्ट है कैलकुलेशन, दूसरा पार्ट है एनालिसिस। फाइनल लेवल पे तो एनालिसिस पे बहुत ज़्यादा फोकस है, 70-80%। यहाँ पर फिर भी आपको बैकग्राउंड दिया जाएगा कि एनालिसिस करते कैसा है, बट मेन फोकस ना सारे कैलकुलेशंस पे है कि आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालो, कॉस्ट ऑफ डेट निकालो, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस निकालो। ये क्लियर है क्या? सर ये कैलकुलेट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? सुन लो ना, कॉस्ट ऑफ डेट निकाला, मतलब कॉस्ट ऑफ डेट मतलब सर कि आपने अगर लोन लिया ना तो 10% का आपका खर्चा हो रहा है, और सामने वो पैसा लेके अगर आप कमा रहे हो, एग्जाम्पल 15%, 16%, तो कहने से कंपनी प्रॉफिट में, कहने से कंपनी प्रॉफिट में। लेकिन सर अगर आप 10% दे रहे हो और वो देने के पहले अगर आप कमा ही रहे हो 5%, 6%, तो कंपनी लॉस में चला जाएगा। ये क्लियर है? इसीलिए हम लोग को ना कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना ज़रूरी होता है हर ऑर्गेनाइजेशन में। ये क्लियर है क्या? अब लिख लिख के करेंगे हम लोग। आओ आप लोग कौन से बुक में हेडिंग दे दो। अच्छा, यूनिफॉर्म रखना, सब लोग यूनिफॉर्म रखना। जैसे कि हेडिंग को एक डिफरेंट कलर में रखना, कंटेंट को अलग कलर में रखना, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अलग कलर में रखना। ठीक है, चलो शुरू करो। शुरू करते हैं विथ मीनिंग ऑफ कैपिटल। सर कैपिटल का क्या मतलब होता है? शुरू करते विद मीनिंग ऑफ कैपिटल। कैपिटल मीन्स, कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस। कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस। कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस। सर कैपिटल एम्प्लॉयड किसको बोलते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड किसको बोलते हैं? तो कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब इक्विटी प्लस डेट। मैंने ये बिल्कुल नहीं लिखा इक्विटी शेयर कैपिटल। सर इक्विटी का मतलब क्या होता है? सुनो ना, ये सब डिटेल मीनिंग है ना, आप लोग रेशियो करके टॉपिक है ना उसमें पढ़ोगे। पर अभी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इस इक्विटी के अंदर ना, इस इक्विटी के अंदर ना इक्विटी शेयर कैपिटल भी आ गया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आ गया। इस इक्विटी के अंदर ना, मैं ऑरेंज कलर में लिख रहा हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, इक्विटी शेयर कैपिटल भी आ गया सर, इस पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आ गया। सर इस डेट में ना आपका डिबेंचर्स भी आ गया, इसमें सारे लोन्स भी आ गए, इसमें ना सारे लोन्स भी आ गए।
डन। नेक्स्ट हेडिंग लिखो। सर कॉस्ट किसको बोलते हैं? कॉस्ट, कॉस्ट मतलब खर्चा, कॉस्ट मतलब खर्चा। लिखो। कॉस्ट मीन्स expense for company. Cost means expense for company. तो चैप्टर का नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आपने कैपिटल बता दिया किसको बोलते हैं, आपने ये बता दिया कॉस्ट भी किसको बोलते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल किसको बोलते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो इसको प्यार से सीओसी बोलेंगे। सी ओ सी। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल मीन्स expense expense to be incurred for procuring, finance slash capital, finance slash अब कार्तिक खुश है आज बहुत। चलो डन। अच्छा मुझे बताओ, एक होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, बराबर। इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा? उसके लिए कॉस्ट क्या होगा? इक्विटी डिविडेंड। डिविडेंड मत बोलो, क्या बोलेंगे उसको? इक्विटी डिविडेंड। तो एक मिनट इधर देखो, एक मिनट इधर देखो, फिर लिखना। एक मिनट इधर देखो पहले आप लोग। इक्विटी शेयर कैपिटल, नेक्स्ट है आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो आप लोग क्या बोल रहे हो सर, इसके लिए जो कॉस्ट होगा वो क्या होगा आपका? इक्विटी डिविडेंड। और इसके लिए अच्छा, जो डेट होगा, डेट सर, जो डेट होगा, डेट, डेट के सामने भी कॉस्ट होता है क्या? हाँ, क्या होता है? कॉस्ट, इंटरेस्ट। वेरी गुड, इंटरेस्ट। क्या हो गया? तुम लोग क्या रे सार्थक को सुबह सुबह टारगेट बना रहे हो? हॉलीडे, बैग से डंबल से निकल रहा था। अच्छा तुम लोग कुछ भी बोल बोल के हंसो मत, चलो। अच्छा मुझे बताओ, रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस का मतलब? यस, तो आपके पास जो प्रॉफिट हुआ था ना पास्ट ईयर्स में, जो आपके पास रिजर्व्स बचा था ना, वो पैसे को अगर आप इस्तेमाल करते हो तो क्या कोई कॉस्ट है क्या? आपके पास जो पैसा है, अगर वो पैसा आप यूज करते हो तो कोई कॉस्ट है क्या कंपनी को? पैसा मांगा नहीं है किसी से, आपके पास जो पैसा था ना आपने वही यूज किया बिजनेस के लिए, तो क्या कोई कॉस्ट होगा क्या आपको? आंसर इज होगा। आंसर इज होगा, 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 होगा। और इसके लिए जो होगा वो, उसको हम लोग बोलते हैं अपॉर्चुनिटी। सुना होगा ना कभी तो नाम, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? प्रॉफिट फोरगॉन फॉर सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। हाँ, ऐसा कुछ तो सुना है। अब इसका मतलब क्या होता है? दुर्वेश किधर से आया? एक्सीलेंट। वो पैसा आप बिजनेस में ना लगा के अगर आप एफडी बनाते तो एफडी पे आपको इंटरेस्ट मिलता। सिंपल, एफडी पे आपको
इंटरेस्ट मिलता। अब आपने वो पैसा कहीं और यूज कर लिया, तो अब आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो प्रॉफिट विच यू हैव फोरगॉन फॉर सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव एक्शन, तो यहाँ पर वो पैसा जो आपके पास रिजर्व में था, एग्जाम्पल 10 लाख, 10 लाख से आप अगर बिजनेस में लगा रहे हो बिजनेस के लिए, अगर वो 10 लाख आप एफडी पे रखते तो शायद 7% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता। तो जो इंटरेस्ट अब नहीं मिलने वाला है वो क्या बन गया आपके लिए मालूम है? कॉस्ट बन गया। ये सबको समझ गया है? ये मालूम है कि एग्जाम्पल दे दूँ? मालूम है? वेरी गुड। मैडम आप ऐसा क्यों देख रहे हो, मालूम है कि नहीं मालूम है? समझा ना कि एक एग्जाम्पल दे दूँ? अच्छा मुझे एक बताओ अभी, नेचर का बात करते हैं। ये सार्थक का कैसा नेचर अच्छा है, वैसे इन लोग का भी नेचर का बात करते हैं। नेचर, सुनो ना, देर आर टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट नेचर में ना, हम लोग बोलने वाले एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट ने हाँ बोला, बताओ जरा क्या है एक्सप्लिसिट मतलब? हाँ, कंपनी के बाहर, और इम्प्लिसिट मतलब कंपनी के अंदर। एक्सप्लिसिट मतलब आपके पॉकेट से ना पैसा जाने वाला है, और इम्प्लिसिट मतलब आपके पॉकेट से कोई खर्चा, पेमेंट तो नहीं होगा बट वो खर्चा है। जैसे एग्जांपल इक्विटी डिविडेंड, क्या आपके पॉकेट से पैसा जाने वाला है? तो इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग एक्सप्लिसिट कॉस्ट। प्रेफरेंस डिविडेंड, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इंटरेस्ट, ए कौन है ये इम्प्लिसिट वाले? इंटरेस्ट देना नहीं है, पॉकेट से जाएगा नहीं पैसा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट। क्यों इसको इम्प्लिसिट बोल दिया? क्योंकि हमारे पॉकेट से तो कोई खर्चा नहीं होने वाला है, बट वो मेरे लिए क्या बन गया है? कॉस्ट बन गया। ये क्लियर है ना सबको? मैडम आपको समझाएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पक्का? कि एग्जांपल दूँ आप क्योंकि लिए न्यू हो? समझता है? ठीक, ठीक है लिख लो फिर, अगर समझ रहा है तो फिर लिख ही लो। चलो लिखो, ओ लिखो लिखो। गुड मॉर्निंग। चलो डन। ठीक है, अब समरी लिख लेते हैं इसका, कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसके अंदर हम लोग। समरी ऑफ दिस चैप्टर, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। सबसे पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं, साथ में लिखते चलो एकदम फटाफट, कॉस्ट ऑफ डेट। सर कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ डेट कैसा निकाला जाए? सेकंड, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। मैडम लिखो लिखो फटाफट, इतना अच्छा हैंड राइटिंग नहीं कि आप देखते बैठे हो स्क्रीन में। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। फोर्थ, कॉस्ट ऑफ रिजर्व सर, क्या बात है मैडम। नेक्स्ट, हो तो गया सब। अब ये सारे कॉस्ट का ना एवरेज, ये सारे कॉस्ट का एवरेज जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के अंदर, जिसको हम बोलते हैं WACC, विच इज़ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसका और एक नाम है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल।
ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये सब के लिए ना, ये सब के लिए ना शॉर्ट फॉर्म डिफाइंड है। जैसे कॉस्ट ऑफ डेट के लिए इट इज केडी, मन से कुछ नहीं बनाना दूसरा, इट्स केडी। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस के लिए क्या होगा सोचो, केपी, केविंग पीटरसन, हाँ। कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए केई, कॉस्ट ऑफ रिजर्व्स के लिए केआर, और लास्ट वेटेड एवरेज के लिए के डब्ल्यू नहीं है, ओ। ओ क्या बोल रहा हो? चलो चलो, अब पूरे टॉपिक में हमको क्या कैलकुलेट करना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सर पूरा सब में ना कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है एंड इट विल बी इन परसेंटेज। सबके लिए ना बहुत सिंपल सा प्यारा सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद करो, टॉपिक खत्म हो गया। इस टॉपिक में आई गेस 57 के आसपास क्वेश्चंस है, 57। बट ट्रस्ट मी, आपको टॉपिक समझने के लिए ना सिर्फ 10-12 क्वेश्चंस इनफ है। बट बाकी के जो क्वेश्चंस हैं ना वो प्रैक्टिस के लिए है। होमवर्क तो नहीं इतना मिलेगा आपको, बट प्रैक्टिस के लिए है। तो क्या चीज़ को, समरी को ऐसा बोल रहे हो? ठीक है, ओके ओके, सेम पेज पे हम लोग। ओके, अब नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल को वो लोग ना क्वेश्चन में बोलेंगे कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या कभी कभी कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे देंगे और आपको दूसरा कुछ पूछेंगे। बट वर्ड यूज होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल के सामने कभी कभी हर्डल रेट, टर्टल नहीं, हर्डल हर्डल। कभी कभी यूज होगा कट ऑफ रेट, कट ऑफ रेट, और कभी कभी वर्ड यूज होगा मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न। ओके, चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, ज़्यादा समय ना लगाते हुए फटाफट टॉपिक में चलते हैं हम लोग। शुरू करते हैं। सबसे पहला केडी, सुन लो, पहला केडी करना है फिर केपी करना है। एक बार ना सुन लो सुन लो सुन लो, पहला केडी करना है फिर केपी करना है फिर केई करना है फिर केआर के बारे में सीखना है। बट मैं ये बता दूं, ये जो चारों चीज सीखोगे ना, इट विल बी ओनली 10% ऑफ द टोटल चैप्टर। तो जो मेन पूरा चैप्टर है ना, मोर देन 50% इट इज अबाउट WACC। एवरेज निकालना है। सर एवरेज किसका निकालना होता है? ये चारों का। बट जब तक ये चारों आप इंडिविजुअली सीख नहीं लोगे ना, तब तक WACC आएगा ही नहीं आपको। तो मेन इस टॉपिक के अंदर ना WACC है, बट WACC के लिए सबसे पहला केडी सीखना पड़ेगा, फिर केपी, फिर केई, और फिर उसके बाद WACC के अंदर ये चारों कैलकुलेट भी करने आएगा, और प्लस इसका एवरेज निकालने को बोलेंगे। एवरेज इज वेरी इजी। वो एवरेज तो तुम लोग बचपन से करते आ रहे हो, 10-12 से करते आ रहे हो, वही एवरेज है, कोई नया चीज़ नहीं है यहाँ पर एवरेज। बट ये चारों कैलकुलेट करने के बाद आपका एवरेज लेना है यहाँ पर। क्लियर? तो चलो शुरू करते हैं हम लोग केडी से पहले ना। सॉरी, ये अब कैसा है ना, एवरेज सारे टॉपिक जो है ना 10 मार्क्स का आता है एवरेज, 10 मार्क्स अप्रोक्स 10 मार्क्स का आता है। अब हो सकता है, सुन लो, ये ICI है, 0 मार्क का भी आए। हाँ, 0 मार्क का भी आए, कुछ नहीं होता है। वो अभी लास्ट में अटेम्प्ट देखो, उसके पहले के अटेम्प्ट देखो, मतलब ऐसा जो एकदम हिट टॉपिक्स थे, वो टॉपिक से कुछ क्वेश्चन आया ही नहीं है। जो टॉपिक एक्सपेक्ट नहीं किया था वहां से बहुत डिटेल में आ जाता। तो इसीलिए ना प्लीज
जब भी मैं कराता हूँ ना, आपका टॉपिक नंबर 1 हो, इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक हो या लास्ट टॉपिक हो, सबको उतना ही डिटेल में पढ़ना है। जब स्टार्टिंग में रिवीजन करने के टाइम पे यस आप थोड़ा सा प्लस माइनस कर सकते हो, इस पर ज़्यादा ध्यान दो, इस पर कम ध्यान दो। जब बट फर्स्ट टाइम पढ़ोगे ना तो सब चीज़ डिटेल में ही पढ़ना है आपको। यार एवरेज हर टॉपिक 10 मार्क का आता है। सबसे ज़्यादा जो आता है फ्रीक्वेंटली इट इज़ वो दो टॉपिक जो बताया था ना मैंने, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड वर्किंग कैपिटल। ठीक है, बट ग्रेजुअली मैं आपको बताऊंगी कौन से टॉपिक पे कितना ध्यान देना है। चलो, तो लिखो हेडिंग, कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट मतलब सर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, केडी कैसे कैलकुलेट करते हैं। टाइप नंबर 1, कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डिबेंचर्स। कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डिबेंचर्स, जल्दी जल्दी लिखो आप लोग फटाफट एकदम। कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डिबेंचर्स। सुनो ना, व्हाट डू यू मीन बाय इररिडीमेबल डिबेंचर्स? जो कभी रीपे, तो ट्रू और फॉल्स, सीए फाउंडेशन में था मालूम है ये क्वेश्चन एक, कि डिबेंचर्स, इररिडीमेबल डिबेंचर्स आर नॉट एट ऑल रिडीमेबल, ट्रू और फॉल्स? यस इट इज वेरी गुड, इट इज रिडीमेबल ऑन लिक्विडेशन। मतलब जिस दिन कंपनी बंद हो जाएगा ना उस दिन रिडीम करना है आपको, लेकिन इन बिटवीन आपको रिडीम करने का जरूरत नहीं है। क्लियर है क्या? लिखो 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 लिखो। बट आपको यही सोच के चलना है कि सर इरिडीमेबल मतलब आप ये कंपनी ने जो पैसा लिया ना, प्रिंसिपल पैसा, ये उनको रिटर्न करने वाली, बट उसके सामने ना एवरी ईयर क्या पे करेंगे वो लोग, इंटरेस्ट। तो डिबेंचर्स विच आर नॉट redeemed by the company, debentures which are not redeemed by the company, amount is payable on liquidation of company. Amount is payable on liquidation of company. Amount is payable on liquidation of company. ए क्लियर? प्लीज अभी कुछ लिखना नहीं है। जैसा मैंने बताया ना पूरा फॉर्मूला ड्रिवन है, बट फॉर्मूले का एक बार लॉजिक समझ लेते हैं, एक बार फॉर्मूले का ना लॉजिक समझ लेते हैं कि सर फॉर्मूला डिराइव कैसे हो रहा है, उसके बाद आप लोग को ना फटाफट इजीली फॉर्मूला याद रह जाएगा। इधर देखो, दो लोग होते हैं, एक होता है इन्वेस्टर और एक होता है कंपनी। सर इन्वेस्टर क्या करता है, कंपनी को पैसा देता है, इन्वेस्ट करता है वो, बराबर, मे बी इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी, मतलब सर वो पैसा दे रहा है और इक्विटी शेयर्स मिल रहा है, वो पैसा दे रहा है मे बी उसको प्रेफरेंस शेयर्स मिल रहा है, पैसा दे रहा है उसको डिबेंचर्स मिल रहा है, या फिर वो जो पैसा दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ लोन हो सकता है। ये क्लियर? इन्वेस्टर को जो मिलता है हम लोग उसको बोलते हैं रिटर्न्स, कमाई, बराबर, और कंपनी जो पे करता है इसके लिए कंपनी के लिए वर्ड यूज होता है कॉस्ट। कंपनी के लिए वर्ड क्या यूज होता है, कॉस्ट। सो इस इन्वेस्टर के लिए जो रिटर्न्स कैलकुलेट करते हैं ना, रिटर्न्स, रिटर्न्स, एक बार सुन लो ना, आप इन्वेस्टर हो, हम लोग बैंक का एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आपने बैंक में 10,000 इन्वेस्ट किया, 10,000, और आपको 1,000 रिटर्न्स मिला, तो कितना परसेंट मिला, 10%। कैसे निकाला ये 10%, बोलो ना,
1000 divided by 10,000 into 100. What was 1000? It was your income. It was your income. इधर सुनो, तो can I say income divided by investment? Yes, amount invested into. क्या ये समझ आ रहा है? क्या ये समझ आ रहा है? अच्छा, बैंक के एंगल से बोलूं तो बैंक के लिए खर्चा कितना हो गया? सेम 10%, सेम 10% हुआ। बट बैंक किस एंगल से देखेगा ना, इधर देखो, तो क्या बोलेगा ऊपर मालूम है क्या? एक्सपेंस या कॉस्ट डिवाइडेड बाय अमाउंट रिसीव्ड इनटू 100। और ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, सब कंपनी के एंगल से पढ़ रहे हैं। तो मतलब सर, सारे के डी, के पी, के ई, के आर, सब के लिए, सब के लिए द फॉर्मूला विल बी एक्सपेंस अपॉन अमाउंट रिसीव्ड। सर व्हाट इज एक्सपेंस? व्हाट इज एक्सपेंस? कितना पैसा मुझे देना पड़ रहा है, आई रिपीट, कितना पैसा मुझे देना पड़ रहा है, डिवाइडेड बाय कितना पैसा मुझे मिला है, इनटू 100। ये क्लियर है क्या? सुनो ना, कभी कभी वो लोग है ना, आपको एक सेंटेंस के फॉर्म में ना लिख के दे देंगे कॉस्ट का आंसर। जैसे क्या बोलेंगे कि इन्वेस्टर को रिटर्न्स इतना मिल रहा है, तो कहना है इन्वेस्टर का रिटर्न इज इक्वल्स टू कंपनी के लिए कॉस्ट। इन्वेस्टर के लिए रिटर्न इज इक्वल्स टू कंपनी के लिए कॉस्ट। ये क्लियर है क्या? इसको भी लिख लो ना प्लीज। तो दिस एंड दिस इज इक्वल, दिस एंड दिस इज इक्वल। क्या हो गया नंदिनी, घर का बहुत याद आ रहा है आपको आज? दीक्षा को घर जाने का है? चलो डन। मैडम आप बोरो कर सकते हो, मना नहीं करेगी और ना चार्ज लेगी आपसे। पहले ना मैं आपको ना फॉर्मूला लिखा देता हूँ, मैं आपको ना इस केडी का फॉर्मूला लिखा देता हूँ, फिर ना आपको थोड़ा सा लॉजिक भी समझाता हूँ कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। ठीक है, फॉर्मूला लिख लो आप लोग, फॉर्मूला लिख लो। के डी इज इक्वल्स टू आई 1 - टी अपॉन एन पी इंटू 100। पहले फॉर्मूला लिख लो, ये फॉर्मूले को हम लोग डिफाइन भी कर देते हैं, ये फॉर्मूले के बारे में लिख भी लेते हैं। उसके बाद हम लोग ना लॉजिक का बात करेंगे कि सर ये क्या हुआ इधर, ये क्या किया आपने, आई 1 - टी, ये किया क्या है। तो लिखो पहले, वेर वेर आई इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, आई इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। और यहाँ पर लिख दो ब्रैकेट में, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। आई होप सबको फेस वैल्यू समझता है। बराबर। सर क्वेश्चन में ना फेस वैल्यू दिया नहीं है, सर क्वेश्चन में ना फेस वैल्यू दिया नहीं है, तो कितना अज्यूम करोगे? हाँ, 10, 100, फेस वैल्यू क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो कितना अज्यूम करोगे?
कहीं कोई अलग अलग आंसर आ रहा है ना, कभी 10 आ रहा है, कभी 100 आ रहा है। तो लिखा के देता हूँ, इसके बारे में लिखो ना। इफ फेस वैल्यू is not given in question, if face value is not given in question, हाँ नहीं देते क्योंकि वो इम्प्लाइड होता है, इम्प्लाइड होता है कि ये इतना होना चाहिए, बट हमको शायद मालूम नहीं कि सर कितना है वो इम्प्लाइड, वो कितना है वो मैं लिखा के दे रहा हूँ। देन अज्यूम फेस वैल्यू टू बी ₹100, ₹100, but 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 assumption of face value, assumption of face value may vary based on market price also, बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस ऑल्सो। मतलब सर अगर क्वेश्चन में मार्केट प्राइस दिया होगा ना, तो मार्केट प्राइस के बेस पे आपको अजम्पशन लेना पड़ेगा। जैसे कि एग्जाम्पल, सर अगर मार्केट प्राइस कुछ इस तरीके से दिया होगा, तो आप फेस वैल्यू को ये वाला वैल्यू अज्यूम करोगे। जैसे कि एग्जाम्पल, क्वेश्चन में लिखा है कि मार्केट प्राइस इज 96, क्वेश्चन में लिखा है मार्केट प्राइस इज 96, क्वेश्चन में लिखा है मार्केट प्राइस इज 96, देन द फेस वैल्यू विल बी 100, फेस वैल्यू विल बी 100। सर अगर क्वेश्चन में लिखा है मार्केट प्राइस इज 9, तो फेस वैल्यू विल बी 10, तो फेस वैल्यू विल बी 10। अगर क्वेश्चन में लिखा है मार्केट प्राइस इज 1030, तो मार्केट फेस वैल्यू विल बी 1000 लेके चलना है। क्या ये क्लियर? ओके सर, समझ गया। तो सर आपने टी समझा दिया। टी, टी क्या है आपका? इंटरेस्ट का रेट है। टी क्या है आपका? सॉरी, आई 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 एम सॉरी, आई आई क्या है आपका? इंटरेस्ट का रेट है। और ये इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होता है? हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। या इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होता है आपका? फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। गर्म हो रहा है ना? फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। और फेस वैल्यू अगर नहीं दिया होगा तो कितना अज्यूम करना है उसको? 100 अज्यूम करना है। बट अगर मार्केट प्राइस दिया होगा बाय एनी चांस क्वेश्चन में, तो मार्केट प्राइस को ध्यान में रखते हुए फेस वैल्यू डिटरमाइन करना। ये डन। नेक्स्ट क्या है आपका इसमें? टी। तो टी क्या होता है लिखो। टी इज इक्वल्स टू टैक्स रेट। टी क्या है आपका? टैक्स रेट। टी है आपका टैक्स रेट। क्लियर? नेक्स्ट क्या है आपका? एनपी। एनपी, इसी पे थोड़ा ध्यान देना आपको। एनपी, एनपी है आपका नेट प्रोसीड्स। एनपी क्या है आपका? नेट प्रोसीड्स। आपको मैंने ना शॉर्टकट वाले फॉर्मूला में लिखा के दिया था। सर ये क्या होगा आपको? अमाउंट विच इज रिसीव्ड। अरे यार, डिनोमिनेटर में क्या आने वाला है? अमाउंट रिसीव्ड। सर न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट जो पे करने वाला हूँ, और डिनोमिनेटर में क्या? एक्सपेंसेस। और डिनोमिनेटर में क्या आने वाला है?
बोलो ना, अमाउंट रिसीव्ड, और उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं यहाँ पर, नेट प्रोसीड्स, नेट प्रोसीड्स। तो इसका फॉर्मेट लिख लो, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू। अगर सर आप इशू कर रहे हो प्रीमियम में, तो प्रीमियम ऐड हो जाएगा, तो प्रीमियम ऐड हो जाएगा। अगर आप इशू कर रहे हो डिस्काउंट में, तो डिस्काउंट माइनस हो जाएगा। ये दोनों एक साथ नहीं आ सकता, हाँ? कोई तो एक होगा। तो ये ऐड और माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा, उसको हम लोग बोलते हैं इशू प्राइस, उसको हम लोग बोलते हैं इशू प्राइस। तो क्या बोलेंगे, इशू प्राइस। इस इशू प्राइस में से लेस कर देना है आपको फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट। ये सब लिखा के दूंगा, डोंट वरी। फ्लोटेशन कॉस्ट ये सब लिखा के देने वाला हूँ कि क्या है क्या नहीं है, माइनस कर देना। और माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा, वो होगा आपका नेट प्रोसीड्स। वो होगा आपका नेट। डन। नोट लिखो, नोट, नोट लिखो। नोट नंबर 1, फ्लोटेशन कॉस्ट। इसमें लिखो पॉइंट नंबर 1, फ्लोटेशन कॉस्ट will be incurred only in case of, it will be incurred only in case of new issue, new issue। मतलब सर आपके पास जो एग्जिस्टिंग होगा ना, उसके लिए ये नहीं आएगा। सर ये होता क्या है, लिखो, द न्यू इशू of security involves some expenditure in form of, in form of underwriting or brokerage fees, comma, legal and administrative charges, legal and administrative charges, comma, registration fees, comma, printing expenses, etc.
the sum of all these the sum of all these cost is known as the sum of all these cost is known as flotation cost. तीसरा पॉइंट भी लिख लो, एक साथ डिस्कस कर तीसरा पॉइंट भी लिख लो, फिर एक साथ डिस्कस करते हैं. इंपॉर्टेंट सुन लो ना, इंपॉर्टेंट एंड ऑफ कोर्स डिफरेंट व्यू पॉइंट भी है इसको लेके है, बट मैं एकदम क्लैरिटी के साथ आपको जो लिख के दे रहा हूँ ना, हम वो फॉलो करने वाले हैं. आपको फ्लोटेशन कॉस्ट ना परसेंटेज दिया होगा, आपको ना फ्लोटेशन कॉस्ट ना एक परसेंटेज दिया होगा. 2% इज अ फ्लोटेशन कॉस्ट, 1% इज अ फ्लोटेशन कॉस्ट. यहाँ पर जरा स्टेटमेंट देखो ना, तो ये जो परसेंटेज दिया होगा ना, परसेंटेज मान लो ये 100 है, ये 10 है, 110 आया, और मैंने आपको बोल दिया इजी के लिए ना मैं 10% ले रहा हूँ, बट 10% बहुत ज़्यादा है, 10% एग्जाम में नहीं आएगा, बट मान लो 10% इज अ फ्लोटेशन कॉस्ट, तो 10% लोगे किसका? हाँ, फ्लोटेशन कॉस्ट का 10% ये किसके ऊपर कैलकुलेट करोगे? हाँ, तो आंसर इज इशू प्राइस का कैलकुलेट होगा, तो ये कितना आ जाएगा मालूम है? 11 आ जाएगा. कितना आ जाएगा? 11. तो ये कितना हो जाएगा मालूम है आपको? ये हो जाएगा, जो भी है माइनस करके जो भी आंसर आएगा वो है. अब सुनो ना, 100 है, प्लीज़ ध्यान से सुनो, डिस्काउंट है, तो ये कितना हो गया? 90. अभी भी 10% है, अब कितना आ जाएगा? 9 नहीं आएगा, 10 आएगा. है, तो सर परसेंटेज लेना किसका है? इशू प्राइस का लेना है कि फेस वैल्यू का लेना है? विच एवर इज़ हायर, विच एवर इज़ हायर, विच एवर इज़ हायर, विच एवर इज़ हायर. सुन लो, बट कभी कभी आईसीआई क्या करता है मालूम है क्या? फेस वैल्यू का ही लेता है. सॉल्यूशंस में कभी आप देखोगे ना, तो इशू प्राइस का होता है. हम लोग एकदम क्लियर रखेंगे कि जब भी फ्लोटेशन कॉस्ट, एक तो ना क्वेश्चन विल डिफाइन कि ये फ्लोटेशन कॉस्ट है ना, इट इज़ अ परसेंटेज ऑफ. अगर ऑफ लिख के दे दिया ना तो टेंशन नहीं है, लेकिन अगर लिख के नहीं दिया तो अजम्पशन क्या होगा, लिखो फ्लोटेशन कॉस्ट इज अ परसेंटेज ऑफ ए और बी विच एवर इज हायर. सर व्हाट इज ए? इशू प्राइस, कुछ भी लिखो चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, और फेस वैल्यू. बट इतना समझा क्या सर? डिस्काउंट आया ना तो इशू प्राइस आएगा, प्रीमियम आया ना तो इशू प्राइस आ जाएगा. ये क्लियर? ऐसा भी इसको याद रख सकते हो, ऐसा भी इसको याद रख सकते हो, बट मोर आइडियल इज टू टेक ऑन इशू प्राइस, मोर आइडियल इज टू टेक ऑन इशू प्राइस. नोट 1 के अंदर, नोट 1 वॉज फ्लोटेशन कॉस्ट, उसके बारे में लिखा के दे दिया. अब नोट 2, if market price is given in question, if market price is given in question, if market price is given in question, the market price will be is equals to, या फिर या फिर लिखा है? नहीं लिखा है? नहीं लिखा तो बहुत अच्छी बात है. या फिर ऐसा लिखो, आपका जो इशू प्राइस है ना, तो झगड़ रहे हो,
क्या हो गया? इशू प्राइस किसको पहला बैटिंग चाहिए? सम पे ध्यान दो। इशू प्राइस इज इक्वल्स टू मार्केट। इशू प्राइस इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस। सर नहीं, लॉजिकल है, सुनो ना। सुनो ना, एक शेयर्स है, उस शेयर्स का मार्केट में प्राइस इज 1250, 1250। तो सोचो, तो सोचो कंपनी को पैसा कितना मिलेगा, नेट प्रोसीड्स कितना मिलेगा? 1250। तो मैंने वही बोल दिया कि अगर क्वेश्चन में मार्केट प्राइस दिया है, सुन लो प्लीज, अगर क्वेश्चन में ना मार्केट प्राइस दिया है तो ये क्या बन जाएगा आपका? इशू प्राइस। बट ये आपका नेट प्रोसीड नहीं बना, ये क्या बन गया? इशू प्राइस। इसमें से अभी तक फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करने का बाकी है। सर ये फ्लोटेशन कॉस्ट क्या था, एक बार जरा ध्यान से देखो ना, हम लोग ये रीड कर रहे थे। फ्लोटेशन कॉस्ट विल बी इनकर्ड ओनली इन केस ऑफ न्यू इशू। मतलब सर हम लोगों को ना कॉस्ट ऑफ डेट है ना, एग्जिस्टिंग के लिए भी पूछ सकते हैं, और नया भी आप लोन लेने जाओगे या नया डिबेंचर्स लेने जाओगे उसके लिए भी पूछेंगे। तो एक तो ओल्ड के लिए भी होगा, एक तो न्यू के लिए भी होगा। क्लियर है क्या? ओल्ड के लिए भी होगा। एंड सर फ्लोटेशन कॉस्ट होता क्या है? न्यू इशू ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मतलब इक्विटी, प्रेफरेंस, डेट सब आ गया इसमें। इट इन्वॉल्व सम एक्सपेंडिचर। ये सुना है क्या, शेयर्स खरीदने के लिए ना ब्रोकर का हेल्प लगता है, बराबर ना? ब्रोकर के थ्रू खरीदते हैं, और ब्रोकर फिर क्या चार्ज करता है? ब्रोकरेज कमीशन, ब्रोकरेज चार्ज करता है। ये क्लियर है क्या? तो वो जो ब्रोकरेज का खर्चा हो रहा है, वो लीगल एंड एडमिन चार्जेस हो रहा है खर्चा, अलग अलग तरीके के खर्चे, ये सारे खर्चे को कंसोल करके एक नाम दिया गया है। क्या नाम है उसका? फ्लोटेशन कॉस्ट। क्या नाम दिया गया है? फ्लोटेशन कॉस्ट। मतलब अगर 10% बोल रहे हैं ना, 10% इज अ कॉस्ट, उसमें सब खर्चा आ गया। उसमें क्या आ गया? ये सब खर्चा आ गया। तो मतलब सर ये जो पैसा मिलने वाला है ना, उसमें से फ्लोटेशन कॉस्ट को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। प्लीज ध्यान से सुनो, प्लीज ध्यान से एक बार फॉर्मेट सुन लो। फेस वैल्यू में प्लस प्रीमियम, ऐड कर दोगे प्रीमियम, या फिर माइनस कर दोगे डिस्काउंट, तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा आपका? इशू प्राइस। लेकिन सर क्वेश्चन में ना प्रीमियम है ना डिस्काउंट है, ना प्रीमियम है ना डिस्काउंट है, तो मतलब सर फेस वैल्यू ही बन गया आपका इशू प्राइस। फेस वैल्यू ही बन गया आपका इशू प्राइस। ये देखो, सुनते जाओ कहाँ से खेलेगा इंस्टीट्यूट, सुन लो। तो आपको प्रीमियम भी नहीं दिया होगा और आपको डिस्काउंट भी नहीं दिया होगा। क्लियर है क्या? बहुत सारे क्वेश्चन में नहीं दिया होगा। तो आपके लिए इशू प्राइस क्या बन गया? फेस वैल्यू। इशू प्राइस क्या बन गया? फेस वैल्यू। और अचानक से बीच में एक क्वेश्चन में आ जाएगा एंड में कि मार्केट प्राइस दिया होगा, आपको मार्केट प्राइस दिया होगा। तो क्या करना पड़ेगा? ये जो मार्केट प्राइस दिया होगा ना, इसको आप मान लोगे क्या? एज अ इशू प्राइस। मार्केट प्राइस दिया होगा ना, इसको क्या मान लोगे आप लोग? इशू प्राइस। ये क्लियर है क्या सबको? डन। और इसके साथ अगर फ्लोटेशन कॉस्ट दिया होगा ना, तो इस इशू प्राइस में से क्या कर देना? उसको माइनस कर देना। ये डन है। सेकेंड पॉइंट, बोलो बोलो क्या डाउट है? बोलो बोलो बोल बोल दो। नहीं है ठीक। इफ market price and issue price both are given, सर क्वेश्चन में क्या बोला मालूम है? आपने जो शेयर्स इशू किया ना, वो 10% प्रीमियम पे किया। आपने जो शेयर इशू किया ना, वो 10% प्रीमियम पे किया, और मार्केट प्राइस इसका ये था। अब दोनों दे दिया है। अगर दोनों दे दिए तो क्या करें? देन यूज अच्छा है, मस्त थियरी बनाते हो। विच एवर इज हायर, विच एवर इज लोअर, देन यूज मार्केट प्राइस एज इशू प्राइस to calculate current cost of debt. Calculate current cost of
टू कैलकुलेट करंट कॉस्ट ऑफ। चलो एक बार अभी बुक बंद कर लो, अभी बुक बंद करके बस यहाँ पर एक बार ध्यान दे दो आप लोग। लॉजिक। सर ये फॉर्मूला जो बना है ना, ये कैसे बना है सुनो ना एक मिनट। हम लोग ने ना कॉस्ट के लिए ना, कॉस्ट क्या हुआ कार्तिक, बोलो क्या हुआ, क्या डाउट है, बोलो बोलो। क्या हो गया अनुपम? ठीक है, इधर सुन लो एक बार। कॉस्ट के लिए हम लोग ने ना एक फॉर्मूला पढ़ा है। सर क्या फॉर्मूला था हमारा? खर्चा, खर्चा, एक्सपेंस, एक्सपेंस अपॉन अमाउंट रिसीव्ड इनटू 100। तो सर जो इन्वेस्टर के लिए रिटर्न होगा ना, वो कंपनी के लिए क्या होगा? कॉस्ट। बराबर, कंपनी के लिए क्या होगा? कॉस्ट होगा। अभी सुनो ना, अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं, सर ये कॉस्ट में कौन कौन आने वाला है? सर इस कॉस्ट में होगा डेट, इस कॉस्ट में होगा इक्विटी, इस कॉस्ट में होगा प्रेफरेंस, सब आने वाले हैं। क्लियर? अभी मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली विथ रिगार्ड्स टू डेट, विथ रिगार्ड्स टू डेट। प्लीज ध्यान से सुनना समझना, विथ रिगार्ड्स टू डेट। सर अगर डेट 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 मतलब डिबेंचर्स, बराबर, डिबेंचर्स बोलो या लोन बोलो, तो यहाँ पर जो पैसा मिल रहा है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है? नेट, नेट प्रोसीड्स। तो मतलब कंपनी एक तरीके से पैसा ले रही है। सर सामने वो क्या पे करने वाली है, इसके लिए एक्सपेंस क्या है? इंटरेस्ट। इसमें किसी को डाउट है? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझाने जा रहा हूँ। ये जो अंडरस्टैंडिंग है ना, इस टॉपिक में भी काम आएगा, आपको आगे भी बहुत सारे टॉपिक में काम आने वाला है, स्पेशली इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन टॉपिक, स्पेशली इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन टॉपिक सुनते रहना। सर अगर मेरा इंटरेस्ट मैं किसी को दे रहा हूँ ना 10,000 का, अगर मैं किसी को इंटरेस्ट दे रहा हूँ ना 10,000 का, तो मेरा खर्चा ना, नेट खर्चा ना, नेट 10,000 नहीं होता है। ज़्यादा होगा कि कम होता है? सर कम होता है। क्यों सर ऐसा कम होता है? क्योंकि ना टैक्स का सेविंग भी होता है। जितना खर्चा दिखाओ उतना टैक्स का सेविंग, जितना खर्चा दिखाओ उतना टैक्स का सेविंग। तो मतलब मैं क्या बोलूँगा मालूम है? इंटरेस्ट माइनस टैक्स सेविंग्स ऑन। मुझे मालूम है आपको नहीं समझा, कोई टेंशन नहीं है, तो सुनते रहो बस। और देखो ना, चलो। सो आपको ये समझाना है, एक मिनट सुन लो ना, कि एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ मैं। प्लीज़ एक मिनट सुन लो, आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि ये क्या है। सर आप तो बोल रहे थे कि सर खर्चा 10,000 नहीं होगा, 10,000 में से क्या होगा अपने को? टैक्स का माइनस हो जाएगा खर्चे से। मतलब सर ये एक मिनट इधर सुन लो, हम लोग आइडियली इसको क्या बोलेंगे मालूम है क्या? ये मेरे लिए खर्चा है, एक मिनट, खर्चे से अच्छा मैं वर्ड यूज़ करता हूँ, आउटफ्लो है। कोई एक्चुअल इनफ्लो आने नहीं वाला है, बट ये आउटफ्लो का कम होना इज कंसिडर्ड एज अ इनफ्लो। अब ये कैसा है क्या है, इधर देखते जाओ। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। सर सेल हुआ 1 लाख का, एक्सपेंस था एग्जाम्पल 70,000 का। यहाँ पर मैं इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूँ। सर यहाँ पर मेरा इंटरेस्ट का कॉस्ट कितना है? 0। तो प्रॉफिट कितना आ गया यहाँ पर? 30,000। प्रॉफिट कितना आ गया? 30,000। अब टैक्स रेट इज 30%, तो कैन आई से टैक्स का अमाउंट जो आएगा ना, वो 30% ऑफ 30,000 कितना हो जाएगा, बताओगे क्या आप लोग? 9,000। क्या ये समझ में आ गया? कितना आ गया अमाउंट? 9,000। अभी सुनो ना, अगर मैं बोलूँ कि सर ये इनकम और ये खर्चा सेम रखता हूँ, सुन लो, इनकम और एक्सपेंसेस को सेम रखता हूँ,
तो एक यहीं पर लिखता हूँ ना, दिस इज माई पीबीटी। ए पीबीटी मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस टैक्स। तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को यहाँ पर? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो जाएगा? तो क्या डाउट है इसमें आपको? ये क्लियर? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो जाएगा सर? 21,000। अगर मैं कोई भी खर्चा दिखा दूं, जैसे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट दिखा दूं 10,000 से, तो ये मेरा प्रॉफिट कितने से कम हो जाएगा? क्या वो 10,000 से कम होगा? क्या वो 10,000 से कम होगा? आइडियली सर खर्चा 10 दिखा रहे हो, लेकिन आपका जो प्रॉफिट है ना वो 10,000 से कम नहीं होने वाला है। क्यों ऐसा सर? इधर देखते चलो। सर प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ रहा है इधर? बोलना पड़ेगा। 20,000 आया लेस टैक्स। तो सर यहाँ पर 30% ऑफ 20,000 कितना हो जाएगा ये? तो यहाँ से माइनस कितना हो रहा है? 6,000। सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आया? एक मिनट एक मिनट सर, 21,000 और 14,000, सर कितने से प्रॉफिट कम हुआ? प्रॉफिट कम कितने से हुआ? और आपने सामने एक्सपेंस कितने से बढ़ाया? 10,000। एक्सपेंस बढ़ाया सर 10,000 से, बट प्रॉफिट 10,000 से कम नहीं हुआ। प्रॉफिट जो कम हुआ ना वो 7,000 से कम हुआ। इसका क्या मतलब है कि सर आप कभी भी कोई भी खर्चा दिखाते हो ना, उसके सामने ना आपका टैक्स बचता है। आप देखोगे ना सर, उसके सामने ना आपका टैक्स क्या हो रहा है? कम हो रहा है। टैक्स क्या हो रहा है? कम हो रहा है। सर टैक्स कितने से कम हुआ? 3,000 से। और वो 3,000 इस 10,000 का 30% है। सर इस क्या है इसका पूरे कंक्लूजन क्या है इस पूरे इसका? इस पूरे का कंक्लूजन ये है कि आप जब बोलते हो ना कि एक्सपेंस आपका 10,000 है, वो गलत है। 10,000 नहीं है खर्चा, 10,000 नहीं है। 10,000 में से माइनस करना चाहिए टैक्स सेविंग। सर टैक्स सेविंग मतलब इस 10,000 के ऊपर 30% आपका टैक्स बच रहा है। तो 10,000 पे 30% टैक्स बच रहा है, मतलब 10,000 माइनस 3,000, मतलब सर आपका जो खर्चा है ना वो सिर्फ और सिर्फ 7,000 का ही है। सिर्फ और सिर्फ 7,000 का ही है, ये समझा? तो इसीलिए जब भी हम लोग एक्सपेंस का बात करेंगे ना, प्लीज सुनो ना, तो एक्सपेंस में से माइनस क्या कर देना? टैक्स सेविंग ऑन दैट एक्सपेंसेस। ये क्लियर है? सर क्यों ऐसा? क्योंकि इंटरेस्ट, सुनो ध्यान से, इंटरेस्ट 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 के बाद ही टैक्स कैलकुलेट होता है, लेकिन ये डिविडेंड के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जब आपको डिविडेंड वाला कराऊंगा ना, इक्विटी वाला, ये डिविडेंड के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सर क्यों डिविडेंड के लिए एप्लीकेबल नहीं है? क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद डिविडेंड दिया जाता है। ये देखो, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, इंटरेस्ट इसके पहले दिया जाता है, इंटरेस्ट इसके पहले दिया जाता है, और डिविडेंड इसके बाद दिया जाता है। इसीलिए सर ये जो इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की वजह से ये टैक्स कम होगा। आई रिपीट, इंटरेस्ट की वजह से ये टैक्स कम होगा, इंटरेस्ट की वजह से ये टैक्स कम, लेकिन डिविडेंड की वजह से ये टैक्स कम, क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद ही हम लोग डिविडेंड देते हैं। ये क्लियर है? तो मतलब यहां पर सर इंटरेस्ट में टैक्स सेविंग आने वाला है, लेकिन डिविडेंड के इसमें टैक्स सेविंग्स नहीं आने वाला है। क्या ये एकदम क्लियर? इसीलिए कंपनी के लिए जो एक्सपेंस होता है ना, वो पूरा 10,000 नहीं बोलता एक्सपेंस, वो 10,000 में से क्या माइनस करता है? टैक्स माइनस करता है। इधर ध्यान दो ना सर, कंपनी ने जब एक्सपेंस बोलता है ना, तो इंटरेस्ट में से माइनस क्या करता है, बोलोगे क्या एक बार? टैक्स सेविंग्स ऑन व्हाट? ऑन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को आए बोलू क्या? आए। इधर ध्यान दो ना, इंटरेस्ट को आए बोलू? यस। एंड ये टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट। सर एक मिनट, ना ना ना, आई इंटू टी, प्लीज अच्छे से समझो। इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स का रेट, नंबर देखो ना ऊपर, 10,000 इंटू 30% है। तो मतलब सर ये आई है, ये आई है, और ये टी है। क्लियर? अभी थोड़ा सा मैथ्स कर रहे हैं, इधर देखो, आई को ले लो कॉमन,
ये आई को ले लो कॉमन, तो सर क्या बचेगा, इधर बचेगा 1 माइनस टी। तो मतलब सर आई ब्रैकेट 1 माइनस टी का मतलब है इंटरेस्ट में से माइनस टैक्स कर दिया। एक बार ना सब्स्टिट्यूट करके चेक करते हैं ना। सर इंटरेस्ट कितना था अपने क्वेश्चन में, 10,000 था, और टैक्स का रेट कितना था, 30%, बराबर 30% था। 10,000 इंटू 70% विच इज 7,000। ये और ये मैच्ड है। ये क्लियर। कंक्लूजन सुनो ना, कंक्लूजन सुनो ना, कंक्लूजन सुनो एक बार। ये आई वन माइनस टी इज अ एक्सपेंस। आई रिपीट, आई वन माइनस टी क्या है, ये आपका एक्सपेंस। आई वन माइनस टी क्या है, आपका एक्सपेंस। सर ये कौन सा एक्सपेंस है, इंटरेस्ट में से माइनस क्या कर दिया आपने, टैक्स सेविंग्स ऑन दैट इंटरेस्ट। तो ये जब आप 1 माइनस टी करते हो ना, तो आप क्या करते हो, उसमें से टैक्स हटा देते हो। क्लियर। तो ये आफ्टर टैक्स बन गया, उसको मल्टीप्लाई कर देना इंटरेस्ट के अमाउंट के साथ। ये इंटरेस्ट हमेशा किस पे कैलकुलेट होगा, फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होगा। ये अगर आपको फटाफट एकदम नोट करना है ना, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए कर लो, बहुत काम आएगा आगे जाके। एक ही बार इधर लॉजिक बता रहा हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा, बस डन हो गया इधर। चलो डन 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 डन। ए क्लियर। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। सर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं टाइप 1 के अंदर, कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डिबेंचर। देवेश, कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डिबेंचर। देवेश बोला मतलब सबको ही बोलना है, बट नहीं तो वही बोलेगा सिर्फ। फॉर्मूला क्या है, के डी इज इक्वल्स टू आई 1 माइनस टी अपॉन एन पी इंटू 100। एन पी मतलब नेट प्रोसीड कैसा मिलेगा आपको, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट, इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। क्लियर। फ्लोटेशन कॉस्ट के बारे में क्या याद रखना है, हाँ, इट इज अ परसेंटेज ऑफ इट इज अ परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू और इशू प्राइस विच एवर इज हायर। ये मेन याद रखना है। सर इशू प्राइस के बारे में क्या याद रखना है कि सर अगर मार्केट प्राइस दिया होगा ना तो मार्केट प्राइस दिया होगा ना, तो मार्केट प्राइस विल बी कंसिडर्ड एज इशू प्राइस। सर आई 1 माइनस टी, आई मतलब इंटरेस्ट। सर इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। वेरी गुड, बहुत अच्छा सर, बहुत हो गया थियरी थियरी थियरी। हो जाए एक सम। क्वेश्चन नंबर 1। एकच क्वेश्चन है मैडम, मैंने आप लोगों को बता दिया ना, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, डेट, इक्विटी, ये सब पे ना ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। मेन कंटेंट जो है वो है WACC, बट वो आएगा ही नहीं अगर ये नहीं आएगा तो आप लोगों को। सुनो सुनो सुनो, मैं हर बार कुछ रिपीटेड लेक्चर्स देता हूँ कुछ चीज़ों को लेके, इधर सुन लो, इधर भी मैं आपको बता रहा हूँ मैडम स्पेशली आप सुन लेना, आपको तो पता ही है बट फिर भी। टोटल 57 क्वेश्चंस है आपको आज से ना एग्ज़ाम का जो 1.5 डे का है ना वो तैयारी करना है। एग्ज़ाम में आपको 1.5 डे मिलता है, और तभी ना आपका सिर्फ FM का पेपर नहीं है, FM के साथ ना SM भी है, और थियोरी विल टेक अ गुड टाइम। ये क्लियर है क्या। तो सर आपको ये पूरे 57 क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना है, इसमें से ना आपको ना मार्क करना है कि लास्ट डे में कौन सा प्रैक्टिस करना है। तो कुछ कुछ मार्क तो मैं ही करा के दूंगा कि मेरे हिसाब से ये मार्किंग है, लेकिन एक बार तो होगा कि जब आप पूरा 1 to 57 पूरा का पूरा प्रैक्टिस करोगे, एक बार तो होगा, और वो एक बार कब होगा मालूम है, टेस्ट के दौरान। लेकिन जब भी टेस्ट होगा तो इसका मतलब ये नहीं कि अरे वाह सर 2 दिन के बाद टेस्ट है तो आज से मैं शुरू करता हूँ करने के लिए, बिल्कुल भी नहीं। अभी से ना आप लोग ना आदत डाल दो, आदत लगा दो कि सर आपने अगर ये 5 क्वेश्चन किए ना, तो घर पे ना एक प्रैक्टिस बुक रखो, क्वेश्चन देखो। भाई एक मिनट रुको। हाँ सुनो, कहाँ पर थे हम लोग, हाँ सुन लो, 57 क्वेश्चन है, तो उसमें से ना आप लोग है ना जितना क्लास में होता है वो एक बार प्रैक्टिस करना, प्लस आपको एक फोर्सफुली मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दूंगा विच इज़ होमवर्क। होमवर्क करोगे तो ऑटोमेटिक आपका प्रैक्टिस होता जाएगा।
एंड आप लोग भी ना यहाँ पर ना मार्क करते जाओ कि नेक्स्ट टाइम पढ़ना क्या है। ये मार्किंग वगैरह नहीं होगा ना तो नेक्स्ट टाइम रिवाइज करने के टाइम पे ना ऐसा पूरा 57 ओपन दिखेगा, ओपन एरिया। अब सर क्या पढ़ूँ क्या नहीं पढ़ूँ, और तुक्का लगा लगा के कुछ भी पढ़ते बैठोगे आप। वो नहीं करना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, घर जाके ये टाइप नंबर पे भी जज गए, कल ले लो आप। ये लिया नहीं था आपने? एसएम का भी आ गया है तो लेक्चर के बाद ही आप भी मिलो, आप भी मिलो। अच्छा, टाइप नंबर और पेज नंबर ना सुन लो एक ही बार में, ना घर जाओ और पूरा लिख लो। तो चलो, ये टाइप नंबर 1 का है, ये टाइप नंबर 1 का है। अब पेज नंबर लिखना है तो सबसे पहले चैप्टर का नाम कॉपी कर लेते हैं। प्रैक्टिकल बुक अलग से बनेगा आपका। चलो, आंसर नंबर 1। आंसर नंबर 1। सर आंसर नंबर 1 और इसका पेज नंबर भी 1। चलो 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 चलो, ध्यान दे दो इधर। वेरी इजी, एकदम आसान। क्या बोला है? कैलकुलेट इट्स करंट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कैपिटल। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर बोला है, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर बोला है। सवाल देखो क्या क्या पूछा है इधर, क्या क्या दिया है। 5 years अगो, 5 साल पहले, सोना लिमिटेड issued 12% irredeemable debentures, issued irredeemable debentures at 103, at 103, which is 3 rupees premium to their par value of 100. The current market price of these debentures is 90। अरे वाह सर, पहला ही क्वेश्चन में उन्होंने हमको दो दो चीज़ दिया है। सर ये क्या है आपका, बोलना पड़ेगा। इशू प्राइस। और सर ये वाला फिगर क्या है आपका? मार्केट प्राइस। सर दोनों चीज़ दिया हुआ है और आपको पूछा है कि करंट कॉस्ट, मैंने आपको नोट में लिखा के दे दिया है। मैंने आपको नोट में लिखा के दिया है, तो कौन सा वाला फिगर यूज़ करोगे आप लोग? मार्केट प्राइस यूज़ करोगे। ये क्लियर है क्या? तो नेट प्रोसीड्स में मार्केट प्राइस यूज़ करोगे, सुन लो। नेट प्रोसीड्स में क्या यूज़ करोगे आप लोग? मार्केट प्राइस यूज़ करोगे। इफ़ द कंपनी पेज कॉर्पोरेट टैक्स ऑफ 35%, क्लियर, कॉर्पोरेट टैक्स ऑफ 35%। तो लिखो सोल्यूशन इसका। कॉस्ट ऑफ irredeemable debentures, एक मिनट। अच्छा, क्या लिख, कैलकुलेशन ऑफ करंट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स, विच इज केडी, विच इज केडी। केडी इज इक्वल्स टू आई 1 माइनस टी अपॉन एनपी अपॉन एनपी इंटू 100, अपॉन एनपी इंटू 100। सर आई कितना होगा यहाँ पर? आई क्या होगा यहाँ पर? बोलो बोलो बोलो। आई इज योर इंटरेस्ट। सर आई क्या है आपका? इंटरेस्ट। सुनो ना, सुनो ना, आपका फेस वैल्यू लेना है। फेस वैल्यू कितना था इस क्वेश्चन में? सर पार वैल्यू लिखा है ना, तो ये फेस वैल्यू बन गया। तो फेस वैल्यू इज 100, और सर परसेंटेज कितना दिया है? 12%। तो लिखो
रुपीज़ 100 का 12%, रुपीज़ रुपीज़ आ रहा है, 12%, ये कितना हो जाएगा आपका 12, ये हो जाएगा आपका 12। सर टी क्या होता है, टैक्स रेट। सर कितना दिया क्वेश्चन में, 35%। इसको चाहिए ना 0.35 भी लिख सकते हैं, 35/100। क्लियर। नेक्स्ट सर एनपी दिया हुआ है, एनपी, एनपी इज इक्वल्स टू नेट प्रोसीड्स और करंट मार्केट प्राइस, और करंट मार्केट, और करंट मार्केट। सर कितना दिया है क्वेश्चन में, 94, 94। बस आप फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर लो, आंसर मिल जाएगा। देयरफॉर KD इज इक्वल्स टू I 1 माइनस टी, तो I कितना था, ₹12, 1 माइनस टी 0.35, 1 माइनस 0.35 डिवाइडेड बाय ₹94 इंटू 100। अगर आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आएगा 8.30। 8.30 आ गया क्या आप लोगों को, डन, चलो डन 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 डन, इतना इजी है। क्लियर, आओ कौन से बुक में हो वापस। टाइप 1 क्या देखा हमने सर, कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डिबेंचर। अब क्या आने वाला मालूम है, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर। अब आ जाएगा कार्तिक, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर। लिखो लिखो, टाइप 2, टाइप नंबर 2, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स। कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 26 है इसको लेके। सर न्यूमरेटर में क्या आता है जरा बताओ ना। न्यूमरेटर में सर आ जाएगा कॉस्ट पर एनम, एक साल का कॉस्ट आता है। क्लियर, कॉस्ट पर एनम आ जाता है। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। न्यूमरेटर में क्या आ जाता है, कॉस्ट पर एनम। न्यूमरेटर में क्या आ जाता है, कॉस्ट पर एनम। एक मिनट इधर ध्यान दो। ईयर 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। सर ये जीरो कहाँ से आया, ये कभी देखा नहीं था। ईयर 0 मतलब बिगिनिंग ऑफ ईयर 1। ये 1 लिखा है मतलब क्या मालूम है, इट इज एंड ऑफ ईयर 1। ये 2 लिखा है मतलब एंड ऑफ ईयर 2, एंड ऑफ ईयर 3, एंड ऑफ ईयर 4 एंड एंड ऑफ ईयर 5। तो अब यहाँ पर हमने सर डिबेंचर्स इशू किया, इशू किया तो पैसा मिलेगा, इशू किया तो पैसा, तो उसको हम लोग बोलते हैं नेट प्रोसीड। सर कितना पैसा मिला, 110। कितना पैसा मिला, 110। और 5 साल के एंड में ना वो रिडीम होने वाला है इस बार, रिडीम 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 होगा मतलब पैसा अपने को रिटर्न करना पड़ेगा उसको। और मान लो रिडीमेबल वैल्यू इज, मान लो 150, रिडीमेबल वैल्यू इज 150, रिडीमेबल वैल्यू इज 150। तो कैन आई से दैट सर यहाँ पर 40 रुपये आप ज़्यादा पे कर रहे हो, यहाँ पर ये 40 रुपीज़ आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो,
ये 40 रुपीज़ जो आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, ये आपका 1 साल का खर्चा है क्या? नहीं, ये कितने साल का खर्चा है? 5 साल का है। तो इसको मैं करूँगा डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स, तो कितना आ जाएगा ये? 8 आ जाएगा। डिवाइडेड बाय 5 करूँगा तो क्या आ जाएगा? 8। इसका मतलब सर सुनो ना, प्लीज़ 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 सुनो ना इधर। मतलब सर कंपनी के लिए जो एक्सपेंस पर एनम होगा ना, हर साल इंटरेस्ट, 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 इंटरेस्ट और इंटरेस्ट, ये तो हर साल जाएगा ही जाएगा। बट एंड ऑफ टेन्योर वो पैसा भी रिटर्न पे हो जाएगा, बराबर। वो रिटर्न पे करना पड़ेगा कंपनी को। तो यहाँ पर सर कंपनी के लिए एक्सपेंस, एक एक साल का खर्चा क्या होगा मालूम है? एक तो सर इंटरेस्ट होगा, और इंटरेस्ट में से 1 - टैक्स तो करना ही पड़ेगा। प्लस प्लस प्लस, एक मिनट ध्यान दे दो ना इधर, एक मिनट ध्यान दे दो। प्लस प्लस आरवी माइनस एनपी, यहाँ से देखते जाओ क्या बोल दिया मैंने। प्लस आरवी माइनस, आरवी माइनस एनपी, आरवी माइनस डिवाइडेड बाय एन। सर डिवाइड बाय एन क्यों किया आपने? नंबर ऑफ ईयर्स। क्योंकि वो जो भी माइनस करने के बाद खर्चा आएगा ना, वो 1 साल का खर्चा नहीं होगा, वो पूरे टेन्योर का खर्चा होगा, जितने भी साल का डिबेंचर्स था। क्लियर? मैंने एग्जांपल में लिया 5 साल का डिबेंचर था तो डिवाइड बाय 5 कर दिया। ये क्लियर है क्या? तो मतलब सर ये भी खर्चा आ गया 1 साल का, और ये भी खर्चा आ गया 1 साल का। क्लियर है क्या? इसको नोट करो ना, फिर फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग। इसको नोट करो, फिर फॉर्मूला लिखते हैं। चलो, ये मैंने क्या लिखा है यहाँ? कंपनी के लिए एक्सपेंस पर एनम विल बी, कंपनी के लिए जो खर्चा होगा ना पर एनम, इट विल बी इतनी है। वैसे भी एनी जो ऑरेंज में लिख रहा हूँ ना, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको क्या होगा। आप फॉर्मूला देखो ना, कितने अच्छे से समझेगा आपको। पहले एक बार फॉर्मूला आप लोग देखोगे क्या? एक मिनट फॉर्मूला देखो इधर प्लीज, फॉर्मूला देखो इधर। कार्तिक, के डी इज इक्वल्स टू आई 1 - टी प्लस आर वी माइनस एन पी डिवाइडेड बाय एन। ये न्यूमरेटर बन गया, डिवाइड बाय एन पी आता था सिर्फ यहाँ पर, बट एन पी नहीं आएगा। यहाँ पर एवरेज लेना है। किसका एवरेज सर? आर पी प्लस एन पी का, डिवाइडेड बाय 2। और जो भी आंसर है उसको मल्टीप्लाई कर देना 100 के साथ में, तो ये परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। ये क्लियर है क्या फॉर्मूला? क्लियर? मतलब सर हम लोग क्या कर रहे हैं इन शॉर्ट, वापस से मालूम है क्या? एक्सपेंस डिवाइडेड बाय अमाउंट रिसीव्ड, लिख लो। चीट एग्जाम में बनाओ ना, इधर क्यों बना रहे हो? डन, डन, परफेक्ट। सुनो ना एक बार इधर ध्यान, एक बार सुनो ना। जो आपका इंटरेस्ट है उसमें आपको अगर सर पैसा ज्यादा देना पड़ रहा है, मतलब रिडीमेबल वैल्यू इज मोर, तो कहना से आपका कंपनी का खर्चा बढ़ जाएगा। तो न्यूमरेटर इंटरेस्ट में ये प्लस हो जाएगा उसका डिफरेंस। प्लीज प्लीज सुनो ध्यान से, इंटरेस्ट में प्लस हो जाएगा उसका डिफरेंस। ये क्लियर है क्या? इंटरेस्ट में प्लस हो जाएगा प्रीमियम, प्रीमियम बोल दूं क्या उसको? सर आप प्रीमियम जो देने वाले हो ना रिडम्पशन के टाइम पे, और वो प्रीमियम कितने साल का होगा उससे डिवाइड कर देंगे हम लोग। ये जरूरी है क्या बार बार सिर्फ हमेशा प्लस ही होगा, कि ये माइनस भी हो सकता है? ये माइनस हो सकता है क्या? सर कौन सा वाला प्लस बोल रहे हो, कौन सा वाला माइनस बोल रहे हो? मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है कि इंटरेस्ट में ये माइनस करना पड़े ये पार्ट, हो सकता है क्या? लॉजिकली सोचो। नहीं हो सकता है तो आंसर हो सकता है। कैसे हो सकता है सुनो ना, कैसे हो सकता है सुनो ना। कि सर जब मैंने पैसा लिया ना, जब मेरा नेट प्रोसीड था ना, तभी 20% प्रीमियम था।
तब 20% प्रीमियम था। तो जब पैसा लिया, मान लो 100 रुपीज इज अ फेस वैल्यू, तो मेरा नेट प्रोफिट कितना बन गया, जरा बताओ जल्दी जल्दी। 120। प्लीज सुनो, बहुत कंफ्यूजन होता है इधर। अगर लॉजिकली याद रखोगे ना तो कोई गड़बड़ नहीं होगा। 120 आ गया आंसर। नेट प्रोफिट कितना आ गया, 120। और रिडम्पशन कर रहा हूँ 5% प्रीमियम पे। रिडम्पशन कर रहा हूँ 5% प्रीमियम पे। तो पैसा जब देना है ना, तो 105 दे रहा हूँ। तो पहले यहीं पर आप फील कर लो कि कंपनी को फायदा हो रहा है। लेने के टाइम पे 120 ले रहा है, और देने के टाइम पे 105 दे रहा है। तो 15 रुपए का ना फायदा हो रहा है। प्लीज समझो अच्छे से, 15 रुपए का क्या हो रहा है यहाँ पर, फायदा हो रहा है। सो 15 डिवाइडेड बाय 5, मान लो 5 साल का है, 3 आया। तो यहाँ पर 3 है ना, माइनस हो जाएगा। अगर फॉर्मूले में भी सब्सटीट्यूट करोगे ना, तो सर आरबी हमारा एग्जाम्पल में कितना था मालूम है, 105। सर एनपी हमारे एग्जाम्पल में कितना था, 120। बराबर, और उसको आप डिवाइड कर दोगे 5 ईयर्स के साथ में। ये समझा क्या, ये क्लियर है क्या? तो ये आंसर ना नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव। सर ये आंसर माइनस आ रहा है, 105 माइनस 120 इज -15। -15 डिवाइड बाय 5 इज -3। तो यहाँ पर इंटरेस्ट को क्या कर देगा, वो कम कर देगा। तो जरूरी नहीं है कि ये वाला पार्ट है ना आपका एक्सपेंसिव होगा, ये वाला पार्ट आपका इनकम भी हो सकता है। बट नेट नेट एक्सपेंस होगा, बट नेट नेट एक्सपेंस होगा। ये क्लियर? तो नीचे, सर ये आरवी नया शब्द आ गया इधर। मैं आई नहीं लिखा रहा हूँ, मैं टी नहीं लिखा रहा हूँ, मैं एनपी के बारे में भी नहीं लिखा रहा हूँ। ऑलरेडी जो लिखा है ना वो सेम है यहाँ पर भी, लेकिन आरवी के बारे में लिखना पड़ेगा। लिखो, आरवी इज इक्वल्स टू redeemable value. RV is equals to redeemable value. If question is, अरे क्यों इतना साइलेंट रहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट आरवी। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट आरवी, then assume RV is equals to rupees 100, which is face value, which is face value. क्या आया क्या समझ में? ये डन है, क्लियर, वेरी इजी। नोट लिखते हैं कुछ, चलो नोट नोट नोट। ब्रेक चाहिए? हाँ लिखो, नोट लिखो। नोट लिखने के बाद ब्रेक है। नोट, नोट नंबर 1, नोट नंबर 1, सुन लो ना। एक तो एक जनरल जो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स लोगों को आता है ना, वो किस में आता है मालूम है? कि सर हमको ना प्रीमियम बोल दिया 10%, वैल्यू दे दिया 100, तो 100 के ऊपर 10% तो हर कोई निकाल लेता है, बट ये समझ ही नहीं आता है ये एनपी है कि ये आरवी है, ये एनपी है कि ये आरवी है। तो थोड़ा लैंग्वेज पे ना ध्यान देना पड़ेगा। तो अब सर ऐसा लिखा, डिबेंचर्स इज इशूड एट प्रीमियम बोला या डिस्काउंट बोला, तो समझ जाना ये क्या है मालूम है आपको, एनपी। ये क्या है आपका, एनपी। अगर सर ऐसा बोल दिया ना, डिबेंचर रियलाइजेस, ऐसा बोल दिया, तो ये क्या हो जाएगा आपका, हाँ आरवी नहीं बनेगा, एनपी है ये भी। अरे डिबेंचर रियलाइजेस, सुनो जरा, सोचो सोचो इसके बारे में। डिबेंचर रियलाइजेस का मतलब क्या होता है? कंपनी को पैसा आ रहा है कि जा रहा है? रियलाइज मतलब बेच के इतना मिल रहा है, डिबेंचर जा रहा है और इतना पैसा मिल रहा है, रियलाइज रियलाइज इतना हो रहा है, तो पैसा आ रहा है। तो ये क्या है मालूम है आपका, नेट प्रोसीड से। एक क्लियर, डन। आपको ना ऐसे ऐसे शब्द मिलेंगे और कन्फ्यूजन होगा। डिबेंचर रियलाइज इतना, एक क्लियर। अगर आपको बोल दिया डिबेंचर रिडीम्ड एट, ऐसा बोल दिया, तो ये क्या है आपका, आरवी होगा। ये क्या होगा आपका, आरवी। बराबर है क्या?
अरे कौन है रिडीम डेट? व्हाट? रिडीम डेट कुछ भी हो सकता है ना, प्रीमियम हो सकता है, पार हो, और जो भी है, बस मैं आपको क्या समझा रहा हूँ यहाँ से कि सर आरबी को कैसा पहचानना है और एनपी को कैसा पहचानना है। वो कुछ भी होने दो ना, एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, आपको चाहिए तो उसके आगे लिख लो एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, वॉट एवर इज द केस। डिस्काउंट पे तो रिडीम होगा नहीं, एट पार होगा या मोस्टली साइलेंट होगा या प्रीमियम होगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये चीज़। कॉस्ट ऑफ डेट। हम्म। तो इसको कॉपी कर लेते हैं ना इसको। कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ डेट, चलो, एक तो होगा आपका एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ डेट निकालना, और दूसरा होगा आपको करंट कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट करना। आपको मालूम है एग्जिस्टिंग केडी निकालना है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? इट इज आई 1 - t अपॉन NP इंटू 100। लेकिन यहाँ पर जब आप फॉर्मूला लिखोगे ना, तो इट विल बी आई 1 - अपॉन NP, ये फर्क होगा। सेम लिखा है तो लिखो ना, अभी तक कहाँ हुआ पूरा लिख के। अब ये जो NP है ना, इट इज विदाउट फ्लोटेशन कॉस्ट। ये मैंने ऑलरेडी आपको नोट में भी लिखा के दिया था फ्लोटेशन कॉस्ट के टाइम पे। सर फ्लोटेशन कॉस्ट कब अप्लाई होगा? जब नया इशू होगा, नया। आपके पास जो एग्जिस्टिंग है ना, आपके पास जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है ना, उसके लिए भी पूछ सकते हैं कि बताओ भाई इसका कॉस्ट क्या है। तभी नो फ्लोटेशन कॉस्ट इवन दो क्वेश्चन में दिया होगा ना, उसको इग्नोर करना पड़ेगा आपको। क्लियर? और सर ये वाला जो नेट प्रोसीड होगा ना, इट विल बी विथ फ्लोटेशन कॉस्ट, विथ फ्लोटेशन कॉस्ट। डन। ब्रेक ले ले 5 मिनट, 10 मिनट का ब्रेक ले ले। चलो, ब्रेक ब्रेक ब्रेक।